हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू देसी ऑटो फोरम। हम अपने फेवरेट रोड पर और एक नई गाड़ी के साथ टाटा नेक्सॉन ईवी। हरी नंबर प्लेट अपने आप में नोट कर रही है कि ये ईवी है, वरना ईवी और पेट्रोल में विजुअली कोई डिफरेंस है नहीं, ऑलमोस्ट सेम है। जो डिफरेंस है वो ड्राइव ट्रेन का है और नीचे वाली जाली का है। जब इसमें आगे इंजन नहीं है तो देखते हैं आगे इसमें है क्या। इंजन चाहे आता हो या ना आता हो, इंजन वाला फील पूरा दे रखा है। कवर वैसे ही लगा रखा है, लेकिन इसके नीचे है ये इसका हार्ट, दिल, जो कि इसकी मोटर वगैरह सब कुछ को संभालता है। यहाँ पे आ जाती है आपकी बैटरी और इस तरफ से है पूरा खाली। नीचे है मोटर। ये साउंड इंसुलेशन के लिए जुगाड़ किया हुआ टाटा ने। इनिशियल स्टेज पे अच्छा है, लेकिन लगता नहीं है कि ज़्यादा चलने के बाद ये इसमें रुकेगा। ये पैड्स चिपके हुए हैं तो निकलने के चांसेस हैं इसमें। ऐसे ही पैड्स आ जाते हैं दोनों तरफ। टाटा की बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से बना हुआ बोनट है, काफ़ी हैवी है। पूरी गाड़ी काफ़ी हैवी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। गाड़ी हैवी बनाता है टाटा। आप लो फ्लोर में बैठ के आगे चल रहे हो उसके, तो पीछे से कुछ आपको ऐसी दिखाई देगी अपने IR व्यू में। इसके फ्रंट डिज़ाइन की बात की जाए, यहाँ आते हैं टर्न इंडिकेटर। जब आप टर्न इंडिकेटर नहीं दे रहे होते हो तो ये आपके DRL में चेंज हो जाते हैं। ये वेरिएंट है टाटा नेक्सॉन फियरलेस प्लस SLR। इसमें LR जो है वो है लॉन्ग रेंज के लिए। यहाँ पे आ जाते हैं आपके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। फ्रंट डैम ऐसा है। एयर इनटेक की जरूरत पड़ती है मोटर को कूल करने के लिए, बैटरीज को कूल करने के लिए, पर बैटरीज में अंडरनीथ है। बैटरीज में अंडर द फ्लोर है। बॉनेट में कोई बैटरी नहीं है, लेकिन मोटर को कूल करने के लिए एयर डैम की, एयर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आया था टाटा का लोगो। ये वाइट कलर में है। आप पेट्रोल में जाओगे तो उसमें ये मेटल का मिलता है, इलेक्ट्रिक में वाइट मिलता है। ग्लो नहीं करता है, शायद टॉप मॉडल में करता हो। इसके ऊपर एक मॉडल और आता है जो टॉप एंड है, उसमें शायद करता हूँ। आते हैं इसके साइड में। अगले पहिए से आगे का और पिछले पहिए से पीछे का हिस्सा छोड़ दें तो जो बीच का बॉडी सेल है वो पुरानी वाली नेक्सॉन का ही है, जो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन नेक्सॉन थी, फेस लिफ्ट नेक्सॉन थी, उसी का ही है। आगे से इतना हैवीली डिज़ाइन करने के बाद, पीछे से इतना हैवीली डिज़ाइन करने के बाद, बीच में से छोड़ने का रीज़न समझ में नहीं आता। 2 दरवाजे 4 दरवाजे ही चेंज करने थे और ये गाड़ी बिल्कुल नई जनरेशन हो जाती, बिल्कुल नया डिज़ाइन हो जाता। पर ठीक है, टाटा ने कुछ समझ के, कुछ सोच के छोड़ा होगा। पीछे आते हैं तो ये आपको कनेक्टेड टेल लैंप मिल जाता है। क्वालिटी अच्छी है। आप इसे आफ्टर मार्केट या ओवर ग्लो नहीं कर रहा है ये। यहाँ पे आ जाता है टर्न इंडिकेटर। बहुत स्लीक टर्न इंडिकेटर है। जब आप इसे गाड़ी के रेस्पेक्टिव में देखते हैं, जब पता चलता है कितना स्लीक है। तो डिज़ाइन, फ्रंट और रियर एंड का डिज़ाइन टाटा ने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। आगे की तरफ पीछे भी आ जाता है वाइट कलर का लोगो टाटा का। उसके जस्ट नीचे आ जाता है रिवर्स कैमरा। फियरलेस प्लस में 360 डिग्री कैमरा नहीं आता है। उसके जस्ट नीचे आ जाता है प्लास्टिक की क्लैडिंग। रियर पार्किंग सेंसर्स जो कि 2 हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में नंबर प्लेट के, और बीच में नंबर प्लेट। नीचे स्किड प्लेट है जो बम्पर का ही पार्ट है, लेकिन उसे अलग सा ट्रीटमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ ग्लॉसी ब्लैक का पार्ट है। ये क्रोम नहीं है, ग्लॉसी ब्लैक है। इंटरेस्टिंग कट दिया हुआ है यहाँ पे रियर रिफ्लेक्टर को और रिवर्स लाइट को। ये रिवर्स लाइट है, ये रिफ्लेक्टर है। इसमें एक साइड रिवर्स लाइट आती है सिर्फ फंक्शनल, इस तरफ, उस तरफ का ब्लैंक है। तो ओवरऑल पीछे का लुक ऐसा है। नेक्सॉन ईवी का बैज आ जाता है। ईवी को इन्होंने अपने वही फर्स्ट जनरेशन ईवी वाले उसमें टिंच में दिया है, ब्लूइश कलर में। टोटल ऐसे है nexon.ev। ये 3.0 वर्जन है नेक्सॉन टाटा ईवीज़ का। यहाँ पे प्लेन रूफ कर दी गई है, कोई स्कल्पचर नहीं है, कोई एक्स्ट्रा रिजिडिटी के लिए नहीं है। यह आ जाता है शार्क फिन एंटीना, और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रेसेस सा दिया हुआ है इसे एकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि अंदर स्लोपिंग रूफ लाइन की वजह से हेडरूम की थोड़ी सी कमी है। तो इसे लगाने से वो कमी शायद और बढ़ जाती है, इसलिए इसे एकोमोडेट करने के लिए यहाँ पे ये अलग से दिया हुआ है। इसमें आ जाता है इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, जो फंक्शनल तो है, साथ में गुड लुकिंग भी है। और आप ये देखो, छोटा मोटा नहीं है, अच्छा खासा बड़ा है ये। मतलब एक बुलंद का तो यहाँ से अगर बीच में से देखा जाए ना, यहाँ से, तो एक बुलंद से ज़्यादा का है।
तो अच्छा खासा बड़ा, और ये देख सकते हो कितना स्लोप होता है शीशा। तो ऐसा कुछ डिज़ाइन टाटा ने इसे किया है, काफ़ी स्मार्ट लुकिंग है ये जो रियर स्पॉइलर है। और यहाँ पे मैट ब्लैक आता है, ये ग्लॉस ब्लैक ऊपर रूफ का है, छत का कलर है, रूफ का कलर है, और ये मैट ब्लैक है। और ये कनेक्टेड होता है ऐसे पूरा मैट ब्लैक, इसे जॉइंट करने के लिए डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से। रेन वाइजर्स एसेसरी का पार्ट है, ये फुट रेस्ट एसेसरी का पार्ट है, लेकिन सीमलेसली लगा हुआ है, अच्छे से लगा हुआ है, ना ज़्यादा बाहर है ना ज़्यादा बड़ा है, ना ओवर लाउड है, बढ़िया है। यहाँ पे आया था ढक्कन, तेल इसमें डलता नहीं है, तो इसमें ये अंदर से खुलेगा, बाहर से खुलता नहीं है। ये चार्जिंग के लिए। पंच ईवी को देखने के बाद लगा था कि इसमें भी कुछ इनोवेटिव तरीका होगा चार्जिंग को अकोमोडेट करने के लिए, लेकिन इसमें यहीं पे पेट्रोल वाली कैप पे ही दिया गया है। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कॉस्ट सेविंग भी, क्योंकि पेट्रोल में सेम मॉडल आ रहा है, जो लुक में सेम है, टायर साइज में सेम है, बॉडी सेल कम्प्लीटली सेम है, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजेस हैं जैसे कि एलॉय व्हील। तो उस कॉस्ट को बचाने के लिए सेम लोकेशन पर चार्जिंग का पोर्ट दिया गया है। इसमें आ जाते हैं आपके MRF के टायर, जिसका साइज है, दिख रहा है 215 60 R16, और ये H रेटिंग टायर है, मतलब हाई स्पीड रेटिंग टायर्स हैं। तो स्पीड की इसमें इन टायर्स में कोई समस्या नहीं होने वाली है। साइज़ ठीक है, टायर वेल में ऐसा नहीं है कि कुछ भी खाली स्पेस बचता हो या टायर छोटा लगता हो, अंडर टायर गाड़ी लगती हो, ऐसा नहीं है, टायर साइज़ अच्छा है। अब चलते हैं इसके अंदर की तरफ। वेलकम टू हेवन, एक तरीके से हेवन ही है। वेल बिल्ट इंटीरियर है इसके, मतलब इस सेगमेंट में शायद इतने अच्छे इंटीरियर किसी ही गाड़ी के हों। स्पॉट ऑन इंटीरियर्स हैं, 90 डिग्री पे खुलने वाले गेट ऑलमोस्ट सब दिखा चुके हैं, लेकिन पूरे 90 डिग्री पे अगले गेट नहीं खुलते हैं, पिछले खुलते हैं। हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन टच करने में सॉफ्ट फील होती है। ये लेदरेट है, सीट से मैचिंग लेदरेट है। हालांकि इस वाले वेरिएंट में आपकी सीट्स जो हैं वो क्लॉथ की आती हैं, लेदर की नहीं आती हैं, लेकिन सीट से मैचिंग कलर के लेदरेट यहाँ पे दिया हुआ है। ये हैंडल है, यहाँ से ग्लॉस है, यहाँ से पियानो फिनिश, मतलब मैट में है, प्लास्टिक में, तो ड्यूरेबिलिटी वो इसकी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रैचेस लगते हैं, तो उससे इसे नुकसान नहीं होगा। और जब आप पकड़ोगे तो इस पियानो ब्लैक की वजह से आपको फील भी अच्छा आएगा। ये आपका पावर विंडो का स्विच, और ये आप अम्ब्रेला रखो, आधे लीटर की बोतल रखो, बड़ी बोतल भी आ सकती है, लेकिन वो यहाँ लिटा के रखनी पड़ेगी। ये रिकमेंड आपको करता है 1 लीटर की बोतल, तो आप यहाँ पे लिटा के रख सकते हो। ये रिकमेंड करता है एम्ब्रेला होल, मतलब यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है, आप यहाँ पर आप एम्ब्रेला रख सकते हो। 1 ट्विटर, 1 स्पीकर, और ये रिफ्लेक्टर जब आप गाड़ी खोलते हो तो सब पीछे वाले को सावधान करने के लिए। ओवरऑल स्मार्ट डिज़ाइन है दरवाजे का। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा ऐसे स्लोप डाउन करता है और यहाँ पे लास्ट में आके स्लोप अप करता है डैशबोर्ड को मीट करने के लिए, तो अच्छे से डिज़ाइंड है। और ये वो पार्ट है जो सीधा BMW से इंस्पायर्ड है। इस तरह के एयर वेंट्स, इस शेप के एयर वेंट्स BMW में आते थे, इस टाइप का डैशबोर्ड BMW में आता था। मल्टी लेयर्ड डैशबोर्ड है, ऊपर अलग टेक्सचर है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, और नीचे प्लेन प्लास्टिक। तो 1 2 3 4 5 लेयर में डैशबोर्ड बना हुआ है, जो इसको अपने आप यूनिक टच दे देता है। एक बड़ी सी टच स्क्रीन। आगे की सीट्स अगर देखते हैं तो देखने में कुछ ऐसी लगती हैं। 1 मिनट इसे हटा के दिखा देता हूँ, 1 मिनट प्लीज़ एक्सक्यूज़। सीट्स बहुत अच्छी हैं इस गाड़ी की, इवन वन ऑफ द बेस्ट इन कंपटीशन। बहुत कम गाड़ियाँ हैं जो इतनी कंफर्टेबल सीट्स देती है, इतनी अच्छी सीटिंग देती हैं। इसकी सेंटर टनल बहुत अच्छे से डिज़ाइंड है और बहुत महंगी और लग्जीरियस फील होती है। हाँ, टाटा की इसमें बिल्ड क्वालिटी में थोड़े से इश्यूज़ रहती हैं, जैसे यहाँ पे पैनल गैप का साइज़ अलग है और यहाँ पर अलग है, पर ठीक है। आप जब जाते हो तो ये बजट सेगमेंट में, इस रेंज की, इस तरह की जितनी भी गाड़ी आ रही हैं, ये उन सबको हाफ में प्राइस कट करती है। मतलब वो 30 लाख की रेंज में चली जाती है, 20 18 लाख में आपको मिल जाती है। लॉन्ग रेंज जो शुरू हो जाती है वो 16-17 लाख से शुरू हो जाती है। तो प्राइस कट करती है और उसके हिसाब से आप देखो आधे प्राइस में आपको बेटर लुकिंग इंटीरियर मिल रहा है, लॉन्ग रेंज मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। अब चलते हैं पीछे की तरफ। ये वो डोर है जो काफ़ी फेमस है 90 डिग्री पे खुलने के लिए, लेकिन ये भी एक्यूरेटली 90 डिग्री पे नहीं खुलता, 90 डिग्री से थोड़ा कम खुलता है।
सेम पैटर्न में पिछला वाला डोर पैनल आ जाता है। यहाँ पे इसे एक्सटेंड कर दिया गया है, यहाँ से और आगे तक पूरा एक्सटेंड कर दिया गया है। ये काफ़ी प्रीमियम है क्रोम में। ये लॉक अनलॉक मैनुअली यहाँ पर दिया हुआ है। एक ट्विटर यहाँ पर आ जाता है, उसमें मैट फिनिश में ग्लॉस में ये हैंडल आ जाता है। इसमें भी वही सेम पैटर्न है, अंदर की तरफ ये मैट है, बाहर की तरफ ये ग्लॉस है, तो पकड़ने में प्रीमियम फील देता है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। ये पावर विंडो स्विच और एक छोटा सा हैंडल, ये क्यों है यहाँ पे ये पता नहीं। मोबाइल के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन मोबाइल गिर जाएगा जब आप खोलोगे। जब हैंडल यहाँ पर है तो इसका थोड़ा सस्पिशियस है कि किस लिए यूज़ के लिए, पता नहीं किस यूज़ के लिए। नीचे आ जाती है दोबारा से पॉकेट इसका यूनिकली डिज़ाइन है, क्योंकि बोतल के लिए कह रहा है कि ऐसे रखो, बट ऐसे, और अदर स्टोरेज रखो यहाँ पर, तो ये थोड़ा अलग तरीके से डिज़ाइन है इसका। पिछली सीट्स की बात करें तो इसकी जो सीट्स हैं ये एसयूवी लाइक नहीं है, कार लाइक सीटिंग देती है आपको। अच्छा खासा इसका जो बेस है वो ब्रॉड है, देखो आपको दिखाता हूँ, 1 2 बिट से भी ज़्यादा इसका ब्रॉड है। सपोर्टिव इसका बैक आ जाता है, इसमें भी डिज़ाइंड है, देखो आप, ये टिंच दिया गया है इसमें कलर का, पर्पल कलर की सीट्स दी गई हैं बॉडी के एक्सटीरियर कलर से मैच करने के लिए, और शायद ये सिर्फ इसी कलर में आती है। जब आप इसमें बैठते हो अंदर, अब आप इसको सुनिए, परफेक्ट एकदम साउंड जो क्लोजिंग है वो अलग ही आपको कॉन्फिडेंस देती है। गाड़ी की सीट पूरी पीछे है, मतलब जितना आराम से मैं आगे बैठ सकता था उस लेवल पर है, लेकिन फिर भी मेरे घुटने में इतनी जगह बची हुई है। यहाँ पे अच्छी खासी थाई सपोर्ट आप देख रहे हो, पूरा पैर 5'10" हाइट है मेरी, और उसके हिसाब से भी पूरा पैर घुटने तक आ रहा है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सिटिंग लो ज़रूर है, क्योंकि इसकी रूफ़ लो है, तो रूफ़ लो है तो सिटिंग भी लो की गई है। इवन रूफ़ में हेड को एकोमोडेट करने के लिए यहाँ पे आप देखिए, ये इस तरीके से इसमें ऐसे कटआउट दिया गया है। इसी की वजह से ऊपर शार्क फिन के लिए अलग से वो इम्प्रेशन दिया गया है, ताकि वो उसे हैंडल कर सके। हैंडल काफ़ी अच्छी तरीके से इंटीग्रेटेड है। मैक्सिमम गाड़ियों में साइड में होते हैं, यहाँ पर होते हैं, इसमें रूफ़ में है, तो इनकी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी लगती है। और सॉफ्ट क्लोजिंग है, प्रीमियम है, होल्ड करने में भी अच्छे फील होते हैं, ऐसे नहीं है कि चीप फील हो। यहाँ पे आपको आ जाती है पैसेंजर साइड की हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट। नीचे करने के लिए आपको बटन करके खींच के करना पड़ता है, ऊपर करनी आप डायरेक्ट कर सकते हो। यह आता है आपका कर्टेन एयर बैग, ड्राइवर साइड का कर्टेन एयर बैग, पीछे एसी, और एसी के नीचे एक 45 वाट का चार्जर, सी टाइप, मतलब आप इसमें C2C चार्ज कर सकते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट इसमें आ जाते हैं, और थर्ड पर्सन के लिए इसमें ऐसा कुछ पोस्चर पैटर्न है। यहाँ पे थोड़ा सा लेंथ को कम किया गया है, क्योंकि इसकी वजह से नी रूम कम हो सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लेंथ को कम किया गया है एज़ कम्पेयर टू हेयर। टनल ना के बराबर है। यहाँ पे आते हैं इसमें आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, जो बच्चों की सेफ्टी के लिए ज़रूरी हैं, और इन्हें देने का एक रीज़न ये भी है कि बच्चों को पीछे ही बैठा है, आगे नहीं बैठाने चाहिए बच्चे। यहाँ पे आपका सीट बेल्ट्स के माउंट्स आ जाते हैं, जो पीछे किए हुए हैं अभी सीट खुलवा कर, ताकि, क्योंकि पीछे इसमें कोई बैठता नहीं, इसमें सिर्फ चाइल्ड सीट लगती है पीछे। सीट बेल्ट्स अच्छे से इंटीग्रेटेड हैं और आती हैं। बीच वाले के लिए लैप बेल्ट है, साइड वालों के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स हैं। एक एयर बैग आ जाता है यहाँ पर, और एक एयर बैग आ जाता है यहाँ पर, तो इसमें कुल मिला के 4 कर्टेन बैग एयर बैग्स हैं। जैसे इसके साइड में आते हैं तो यहाँ पे टर्न इंडिकेटर मिलते हैं साइड वाले, वो RVMs पर। ये पियानो ब्लैक में फिनिश्ड है, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश्ड है, तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। हालांकि बड़े हैं, ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छे हैं। नीचे आते हो तो साइड वालों को शक ना हो, इसलिए EV का बैच यहाँ पे दिया हुआ है। साइड क्लैडिंग जो है वो बॉडी कलर्ड में है, प्लास्टिक है लेकिन बॉडी कलर्ड है। इसके नीचे एक यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट जो है ये मैट फिनिश में है, और फिर रनिंग बोर्ड प्लास्टिक का मैट फिनिश में। मतलब ये जर्नली उसमें जो आपका बॉडी सेल होता है उसके ऊपर डायरेक्ट प्लास्टिक कस देते हैं, जिससे कि कॉस्ट में भी कमिंग आती है, और इसकी रिजिडिटी बढ़ जाती है अगर प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी है, ड्यूरेबल प्लास्टिक है तो। यह आती है आपकी साइड मोल्डिंग, ठीक है, और इस पर भी एक क्रीज़ दी गई है। जो इंटरेस्टिंग क्रीजेज़ हैं वो ये है, क्योंकि ये इसको ब्रॉड बनाती है। ऐसे ही डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से ये वाली क्रीज़ अगर आप फ्रंट से देखते हो तो इसका अलग ही लेवल लुक आता है।
इसको अलग ही ब्रॉड बना देती है ये। अब चलते हैं आगे। इसमें आ जाता है रिक्वेस्ट सेंसर प्लस की होल। जब आप रिक्वेस्ट सेंसर दे रहे हो तो की होल को ढक देना चाहिए था, पर ठीक है, कंपनी ने कुछ सोच के ही दिया होगा, यही कह सकते हैं बस। 3 लेयर के आपका रनिंग बोर्ड आ जाता है। ये प्लास्टिक है, ये बॉडी कलर्ड है और ये दोबारा से प्लास्टिक है, तो इसके डैमेज होने के चांसेस कम है क्योंकि ये काफ़ी ऊंचा है इससे, तो इस पे पैर टिकने के चांसेस कम है, तो इसका पेंट नहीं जाएगा जल्दी से। ये आपका बैक रेस्ट ये आपका बैक रेस्ट एडजस्टिंग लीवर है, ये आपका हाइट एडजस्टिंग लीवर है, और यहाँ से आप नॉर्मल गाड़ी की तरह से आगे पीछे कर सकते हो। सीट बॉडी मैचिंग है, वैसे डिज़ाइन की जैसे पीछे वाली थी सेम। ये आपका एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, ये गाड़ी कलर से मैचिंग एक प्लास्टिक का पीस है, यहाँ पर ब्लैक और पर्पल सीट्स हैं। अब हम डालते हैं इसके अंदर। जैसे आप अंदर आते हो तो जो चीज़ सबसे अच्छी लगती है और आपको रिच फील कराती है वो इसका स्टीयरिंग व्हील। गजब, रिच टू होल्ड, ग्रिप बहुत अच्छी है। नीचे से फ्लैट बॉटम है, यहाँ पे आपको फिर से बॉडी कलर का ट्रीटमेंट दिया गया है जो इस स्टीयरिंग व्हील को इस कार से रिलेटेबल बनाता है। यहाँ पे आता है आपका एयरबैग, ये आपका इल्यूमिनेटेड है, ये लोगो इल्यूमिनेटेड है। अगर आप इसे बंद कर देंगे तो उस सिचुएशन में ये ब्लैक हो जाता है पूरा। यहाँ पे आता है आपके क्रूज़ कंट्रोल्स, यहाँ पे आता है आपके ऑडियो कंट्रोल्स और मेन्यू कंट्रोल्स। पीछे आपके आ जाते हैं हेडलाइट के स्टॉक्स, इधर आ जाते हैं आपके वाइपर स्टॉक्स। और ये जो पैडल्स दिए गए हैं ना, आप सोच रहे होंगे पैडल गाड़ी को भगाने के लिए, स्पोर्ट्स मोड में गियर अप डाउन करने के लिए, नहीं। ये जो पैडल्स हैं ये आपका रीजन लेवल बढ़ाते हैं। राइट वाला जैसे ही आप दबाएंगे तो यहाँ पे लेवल 2, लेवल 3 और उसके बाद नी बढ़ेगा। ये इसने कह दिया कि नी बढ़ेगा। ये 2 है, ये तब आता है जब ये कहता है इसकी लिमिट ख़त्म हो गई। वहीं अगर आप लेफ़्ट वाला दबाओगे तो ये लेवल 2, लेवल 1 और ऑफ। रीजन से आपकी रेंज बढ़ जाती है। जैसे ही हमने दबाया था ये 80 हो गई रेंज, देखा आपने, लेवल 1 होती, लेवल 2 होते ही आपकी 82 हो गई और लेवल 3 होती है आपकी 83 हो गई। रीजन से आपकी रेंज बढ़ जाती है और रीजन ऑफ करते ही आपकी रेंज नॉर्मल रह जाती है जितनी कंपनी से आएगी। इसमें आपको अच्छा खासा, इस वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको अच्छा खासा फीचर्स मिल जाते हैं। सब कुछ, सारी गाड़ी का आप इन्फॉर्मेशन इसमें देख सकते हो। रीजन लेवल, मोड, कितने बंदे बैठे हैं, किसने सीट बेल्ट लगाई है, किसने सीट बेल्ट नहीं लगाई, जैसा भी दिखा रहा है ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं लगाई। आप देख पा रहे हो गाड़ी में 5 लोगों की सीटिंग दिखा रहा है और उसमें से ड्राइवर वाली सीटिंग पर दिखा रहा है कि सीट बेल्ट नहीं लगाई है। गियर इसमें, मतलब मोड इसमें दिखाता है, गियर तो जनरली इसमें है नहीं क्योंकि मोटर है, तो गियर इसमें है नहीं। रेंज, ट्रिप इन्फो, बैटरी स्टैटिस्टिक्स, स्पीड, गाने कौन से चल रहा है, मैप में कहाँ जाना है, सब इसमें आपको दिख जाता है। और इसी से कनेक्टेड है ये लंबा चौड़ा टच स्क्रीन जो इसे बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील देता है। और अगर इसके साउंड क्वालिटी की बात की जाए, साउंड क्वालिटी अमेजिंग है। इससे रिलेटेड एक मैं आपको शॉर्ट डाल दूंगा, यूट्यूब शॉर्ट, आप उसमें अलग से जाके देख सकते हैं। साउंड क्वालिटी ऐसी है कि जिसको लॉन्ग ड्राइव वाले गाने सुनने पसंद है, बिना मतलब बहुत ज़्यादा बेस ना हो और बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा सिंपल हो गए, मीडियम वाला जो जनरली मैंने ऐसा जो ऑडियो फील किया है वो ऑडी Q3 में फील किया है। उसके जितना क्रिस्प नहीं है, उसके जितना क्लियर नहीं है, क्योंकि वो ऑडी है और वो एक 50-55 लाख रुपए की गाड़ी है। लेकिन ये 18 लाख में, मतलब उसके बराबर का नहीं लेकिन उसके जैसा, मतलब उससे थोड़ा सा नीचे कर लो वैसा ऑडियो दे देता है। ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये आपके इस इवेंट का डिज़ाइन ये है बीच वाला, इसके ऊपर ये लिप निकला हुआ है लेकिन ये किसी काम का नहीं, आप यहाँ कुछ नहीं रख सकते। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है और ये कार्बन फिनिश देने की, इसको फील और फिनिश देने की कार्बन वाली कोशिश की गई, लेकिन है प्लास्टिक। यहाँ पे स्टिचेस दिए गए हैं और आप जब इसे फर्स्ट टाइम टच करोगे आपको लगेगा कि ये प्लास्टिक है, लेकिन आप जैसे इसे दबा के देखोगे तो आपको पता चलेगा ये भी लेदरेट है। तो इसमें कोई कंजूसी नहीं की गई। आप देख रहे हो यहाँ पे कोई भी बटन नहीं है इसे खोलने के लिए, क्योंकि बटन दिया गया है यहाँ पे, जैसा कि पहली नेक्सॉन में आता है। और ये बहुत स्लो खुलता है, अच्छा खुलता है, तो ये प्रीमियम फील देता है। इसमें वो वाला नहीं है कि एकदम झटके से नीचे गिर गया, वो नहीं है। देखो कितना स्मूथली खुलता है। ऐसा सिर्फ लग्जरी गाड़ियों में आता है, लेकिन ये उसे फॉलो करता है। इसकी बात की जाए तो सेंटर कंसोल में यहाँ पे आ गया हेडरेस्ट, हैंड रेस्ट। आपको जर्नली जब इसे खोलने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है जिसे दबा के आप खोलते हो, लेकिन इसमें वो नहीं है।
इसमें आपको खींच के खोलना पड़ता है, मैग्नेटिक है ये, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। ये वाला बटन होता तो वो थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम फील दे देता है, क्योंकि ऐसे लगता है कि कहीं मैं इसे ज़्यादा जोर लगा के तोड़ ना दूँ, लेकिन इसे जोर लगा के खोलना है। अच्छा खासा डीप होल है इसमें, आप देख पा रहे हो। नीचे मैट भी दिया गया है उसे रोकने के, और उस पर स्ट्रक्चर्स भी दिए गए हैं टाटा वाले, जो टाटा ईवी के लिए यूज़ करता है। ये रबड़ पैड्स दिए गए हैं ताकि हैंड रेस्ट की आवाज़ ना आए, वो किसी चीज़ से खड़के ना। और यहाँ पे जहाँ पे वो टिकता है, जहाँ पे उसे सपोर्ट लेनी होती है, ये भी रबराइज्ड मटेरियल है सॉरी। उसके जस्ट आगे यहाँ पर आ गया आपका वायरलेस चार्जर। ये ऑटो होल्ड का बटन, दबाओ ऑन हो जाता है। ये पार्किंग ब्रेक का बटन, ऊपर दबाओ लग जाता है, नीचे दबाओ खुल जाता है। और ये पार्किंग का बटन, इसे आप जैसे ही दबाते हो तो मोड वगैरह सब पार्क में चले जाते हैं अपने आप। ये हैंड ब्रेक लग जाता है, गियर पार्क में हो जाता है। जैसे डी में है तो डी से अपने आप पार्क में हो जाएगा इस बटन को दबाते ही। यहाँ पे 3 मोड है। सिटी में सबसे ज़्यादा एवरेज देता है, इको में उससे कम एवरेज देता है, और स्पोर्ट्स में सबसे कम एवरेज देता है। एवरेज की बात चली रही है तो एवरेज की बात कर लेते हैं। ये गाड़ी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में 400 समथिंग की टाटा बात करता है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में 350 मतलब 340 से 360 ये चलती है। और उसके बाद भी इसमें 2-4-5% बैटरी बच जाती है, क्योंकि ऑनर रिस्क नहीं लेना चाहता कि ये डेड ना हो जाए या रोड पे खड़ी ना हो जाए। तो जो अपनी अभी ऑनर ने चला के देखा है, ऑनर के हिसाब से 340 से 360 चलती है, उसके बाद भी इसमें कुछ बैटरी बच जाती है। ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आता है मैनुअली एडजस्टेबल डे नाइट मिरर। फील इसका मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगा, क्योंकि दूसरी कंपनियाँ थोड़ी ज़्यादा अच्छे फील के देती हैं। इस बटन का फील बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके ऊपर यहाँ पे आ जाता है आपका ये वाइट कलर की LED लैंप। इसके पीछे ये आ जाता है सनरूफ, जो आजकल इंडिया में सबको पसंद है। अपने अपने रीज़न हो सकते हैं पसंद करने के। और यहाँ पे आ जाती है वार्निंग लाइट्स, पैसेंजर एयरबैग की, और पैसेंजर एयरबैग ऑन या ऑफ है उसकी, उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं डैशबोर्ड के लेफ्ट से। वहाँ पे एक स्विच है, उसमें की होल में चाबी डालिए और खोल दीजिए। अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ से आपके सनरूफ खुल जाता है। सनरूफ खुलता है तो उसके बाद में आपका कवर भी चला जाता है, लेकिन जब सनरूफ बंद करते हो तो कवर सिर्फ यहाँ तक आता है। इसके बाद आपको कवर को मैनुअली खींचना पड़ता है ऐसे। तो ये है कुछ इसका इंटीरियर में बचा है। ये इन्होंने सब कुछ टच कर दिया है। ये 2 बटन, एक फैन स्पीड का बटन, टेम्परेचर का बटन, और स्टीयरिंग के 2 बटन इधर और 2 बटन इधर। बाकी जितने बटन्स हैं लेफ़्ट और राइट में, या फिर जितने बटन्स हैं यहाँ पर, वो सब इन्होंने टच कर दिए गए हैं। ये है इग्निशन लॉक करने के लिए, फॉग लैम्प जलाने के लिए, हिल होल्ड के लिए, हजार्ड लाइट के लिए, डिग्गी खोलने के लिए, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए, ये टेम्परेचर सेट करने के लिए, एयर स्पीड सेट करने के लिए। फिर यहाँ पर आ जाते हैं ये फास्ट कूलिंग के लिए, एक्सप्रेस कूलिंग के लिए, ये हवा की डायरेक्शन बाहर की चाहिए अंदर की चाहिए उसके लिए, ये रियर डिफोगर के लिए, ये मैक्स पे चलाने के लिए, आगे का डिफोगर के लिए, ये सेंसर है इसका, ये एयर किस डायरेक्शन में चाहिए, जैसे अरे भाई चल जा, यहाँ पे चेंज होता दिखेगा, देखो आपको वहाँ सेम लोगो रहेगा, ये देखो डायरेक्शन यहाँ पे चेंज होती दिखेगी। ये एसी को ऑफ करने के लिए, ये एसी चलाने के लिए, और एसी को ऑटो पे करने के लिए। आप इसमें कुछ भी चेंज करते हो, जैसे मैंने हवा कम की, हवा ज़्यादा की तो यहाँ पे दिखेगा, टेम्परेचर कम की, टेम्परेचर ज़्यादा किया तो वो भी यहाँ पे दिखेगा। तो आप कुछ भी छेड़ते हो वो आपको इस टच स्क्रीन में दिखाई देगा। बात करते हैं इसके पेडल्स की, तो इसमें 2 पेडल आते हैं क्योंकि ऑटोमेटिक है, ब्रेक पेडल एंड एक्सीलेटर पेडल। यहाँ पे आता है बड़ा सा थिक सा डेड पेडल। तो स्पेस मैनेजमेंट इसमें बहुत अच्छा है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, देखो मैं आपको, ये किसी इलेक्ट्रिक उसकी फ्यूचर रोबोट की जैसी आंखें दी गई हैं। कहाँ पर? स्टीयरिंग के नीचे। मतलब ये स्विचेस को छिपाने के लिए है, मतलब यहाँ पे कोई स्क्रूज होंगे उन्हें छिपाने के लिए कवर्स हैं, लेकिन ये दिखने में ऐसे लगता है, ये देखो कि जैसे कोई रोबोट बैठा हो। यहाँ पे जो पेट्रोल गाड़ी और डीजल गाड़ी या फिर चाबी से चलने वाली गाड़ियों में की होल आता है, उसे ऐसे कवर से ढक दिया गया है, और जबकि स्टार्ट और स्टॉप बटन है वो लेफ्ट में दिया गया है। नीचे आ जाता है आपको एक छोटा सा स्टोरेज हब, और उसके नीचे आ जाता है बोनट खोलने का स्विच, और यहाँ पे आ जाता है वो इलेक्ट्रिक चार्जर का जो लिड खोलने का स्विच है, वो यहाँ पर आ जाता है। अगर आपको इस गाड़ी की डिग्गी खोलनी है तो हाथ को यहाँ नंबर प्लेट के पास लाना होगा, मिड में। यहाँ पे आपको एक स्विच फील होगा, उसे दबाइए, गाड़ी पॉप हो जाएगी। डिग्गी के पॉप होते हुए उसे खींच दीजिए, डिग्गी खुल गई। अच्छा खासा हैवी क्वालिटी का इसमें आ जाता है ये ट्रे, पार्सल ट्रे, जिसमें अच्छा खासा लिप है। अगर आप इसमें सामान रखोगे, देख रहे हो कितना बड़ा लिप है, अगर आप इसमें सामान रखोगे तो जल्दी से लेफ्ट राइट, मतलब इससे बाहर नहीं गिरेगा, गाड़ी के अंदर फॉल नहीं होगा, रहेगा ठीक ठाक।
ठीक ठाक इसमें वो आ जाता है अपना स्पेस। ऑलमोस्ट इस रेंज की जितनी भी गाड़ियाँ, चाहे वो ब्रीजा हो ये हो, लगभग सेम बूट स्पेस है, मैनेजेबल है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाता है आपको बैग जिसमें आपकी चार्जिंग केबल वगैरह है, और इसके नीचे आता है स्पेयर व्हील। तो इतना सब कुछ देने के बाद भी इसमें स्पेयर व्हील है। स्पेयर व्हील में कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है। इसे अच्छे से कवर किया गया है सामान निकालते टाइम, रखते टाइम। प्लास्टिक है, हैवी प्लास्टिक है, तो सामान निकालते टाइम, डालते टाइम कोई भी स्क्रैचेस बॉडी पैनल पे नहीं होंगे, या कोई भी गाड़ी में आपके में नुकसान नहीं होगा। अगर बात की जाए प्रोटेक्शन की, तो बम्पर सिर्फ इतना सा प्रोड्यूस है, और अगर उसे डिग्गी को लगा दिया जाए तो वो सेम लेवल पर है। जो थोड़ा सा फ़र्क है वो यहाँ पर है 1 इंच 1.5 इंच का। तो पीछे से हिट के केस में मेटल पे डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन ध्यान से चलाएंगे, केयरफुली चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पीछे लाइन आपको दिख रही है रियर डिफ वगैरह, सबको पता ही आज की डेट में, वो ज़माना गया जब किसी को नहीं पता होता था। और ये टाइगर अभी आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पे टाइगर है एक छोटा सा। रियर वाइपर को देख रहे हो कितने अच्छे से छिपाया गया है, इस बड़े से स्पॉइलर का कितने अच्छे से यूज़ किया गया है। इसमें आपको वाटर नोजल भी आ जाता है और वाइपर भी आ जाता है, और बाहर से जब आप देखते हो पीछे से तो कुछ नहीं दिखता है। अभी ये पार्क मोड में, उससे हटाने के लिए यहाँ एक बटन है, उसे दबाइए, ब्रेक दबाइए, डी में आ गई, पार्किंग ब्रेक रिलीज़ करने के लिए नीचे दबाइए, और हम सेट हैं जाने के लिए। इतनी क्यूट सी आवाज़ में बोलती है सीट बेल्ट लगाने के लिए, सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी। सीट बेल्ट हमने लगा लिया। गियर चेंज करना ही नहीं है, लफड़ा कुछ है ही नहीं जीवन में, सिर्फ पंजा दबाना है और चलती जाएगी। बहुत प्यार से पंजा दबा रहा हूँ, और ये रॉकेट बनी हुई है, अगर और दबाया जाए तो ये ऐसे भागती है। इससे ज़्यादा हम इसे भगाएंगे नहीं, क्योंकि अभी गाड़ी है बिल्कुल भी नई। ये भी चली है सिर्फ और सिर्फ 1300 किलोमीटर। तो जो भी एक्सपीरियंस है इसकी बैटरी ड्रेनेज का, लाइफ का, वो 1300 किलोमीटर का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। चलाने में फ्लॉलेस है, कोई हेडेक नहीं जीवन में, कोई हेडेक नहीं ज़िंदगी में, एकदम मस्त चलती है। यहाँ से कर लेते से बैक, है ना, वो ब्रेक छोड़ते ही आगे की तरफ ज़बरदस्ती भागती हैं, ये वैसा बिहेव नहीं करती है। और उस बिहेवियर को आप और भी ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हो इसके रीजनरेशन लेवल से। तो ये बहुत जितना एडिक्वेट है उतनी पावर लगाएगी सिर्फ, और उसका एक सही पर्सपेक्टिव भी है मोटर होने की वजह से। तो मोटर को जितनी ज़रूरत है उतनी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, उतनी ये पावर लगाएगी। टॉर्क आपको जीरो से मिल जाता है, जो पुलिंग पावर गाड़ी की है वो आपको ग्राउंड जीरो से मिल जाती है। जब ये हैंड ब्रेक लगा के खड़ी हुई है, जैसे आप वहाँ से पंजा दबाओगे हैंड ब्रेक हटा के, तो वहाँ से आपको पुलिंग पावर मिल जाती है पूरी पूरी। रोल बैक पीछे की तरफ होती नहीं, क्योंकि मोटर असिस्टेड है। तो जो नॉर्मल ड्राइविंग में पब्लिक को प्रॉब्लम होती है गाड़ी के पीछे लुढ़कने की या गियर में उठाने की हाफ क्लिच पे, वो सब इसमें झंझट खत्म है। या हाफ ब्रेक पे उठाने की ऑटोमेटिक गाड़ियों में, वो इसमें है नहीं। आप ब्रेक छोड़ो, ये पीछे लुढ़केगी नहीं, पंजा दबाओ और निकल जाओ। टॉर्क इसमें इतना है कि किसी भी सरफेस पे चढ़ सकती है, कोई समस्या उसमें है नहीं। हाँ, ये है कि 4 व्हील ड्राइव नहीं है, फ्रंट व्हील ड्राइव है। अगर ये 4 व्हील ड्राइव होती तो इसकी कैपेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती, जिस तरह की इसकी ड्राइविंग है उसके हिसाब से। तो अब मैं इसे पंजा दबा के चला रहा हूँ, तो थोड़ी सी देर में इसने 3% बैटरी पी ली। अगर इसे मैं एवरेज निकाल के चलाऊँगा, क्योंकि ईवी लेने का पर्सपेक्टिव ही सीधा सेविंग करना है। अगर मैं इसे प्यार से चलाऊँगा, एवरेज निकालने के लिए चलाऊँगा, तो ये अच्छी खासी एवरेज देगी भी और अच्छे खासे से चलेगी भी। ये था नेक्सॉन ईवी का रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।